अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर 5A में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे काशी रेजिडियस थ्योरम। काशी रेजिडियस थ्योरम बहुत ही आसान सा थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट पहले अगर कहते हैं स्टेटमेंट समझ आ जाए तो इसका मतलब है उसके थ्योरम को सॉल्व करना आसान होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट अगर कहता है हमारे पास सी कोई भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कंटूर हो, कंटूर जिसको हम कर्व की शक्ल में भी क्लोज्ड का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे ही एंड हो। कहता है कि सी हमारे पास कोई सिंपल क्लोज्ड कंटूर है। कंटूर कम्प्लेक्स एनालिसिस में क्लोज्ड कर्व को कंटूर कहते हैं। तो अब ये हमारे पास एक कंटूर है जिसका नाम सी है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड मतलब पॉजिटिव साइड पे है। तो सिंपल है, सिंपल क्लोज्ड कंटूर है और एफ ऑफ जी कोई भी एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन वही फंक्शन जिसकी अगर पावर सीरीज़ बनाई जाए तो वो कन्वर्ज करती है, तो वो एनालिटिक फंक्शन होता है। तो एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन सी, सी पर भी एनालिटिक है और इसके सी के यानी कि ऊपर ये सारे के सारे पॉइंट्स पर भी एनालिटिक है और अंदर वाले पॉइंट्स पे भी एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है या पोल्स एग्जिस्ट करता है, उनके अलावा बाकी सब पर जो है वो एनालिटिक है। यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स पर तो एनालिटिक है लेकिन चंद एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एनालिटिक नहीं है। तो उन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है तो सी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये लिख लूँ जिसको नाम Z1 दे देता हूँ। इसी तरह ये पॉइंट है, ये Z2 है, सो ऑन, यानी कि Zn यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एनालिटिक नहीं है, बाकी सब पर एनालिटिक है। तो कहता है देन प्रूव डैट, देन अगर इसी इंटीग्रल का इसी फंक्शन का इंटीग्रल लिया जाए अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व कंटूर जो सी है, सी के अलोंग अगर इंटीग्रल लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू जी तो वो इज इक्वल टू होता है 2 पाई आयोटा, आयोटा 2 पाई इंटू आयोटा और समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई। यहाँ पे आर आई वो रेजिडियस हैं सारे के सारे पोल्स पर, यानी कि जितने पोल्स हैं उतने पर रेजिडियस है। यानी कि 1 से लेकर n हमने पॉइंट लिए थे जो कि एनालिटिक नहीं थे, यानी कि पोल्स 1 से लेकर n तक एग्जिस्ट करते थे। तो इसी तरह से रेजिडियस भी 1 से लेकर n तक ही होंगे और उतने रेजिडियस हर एक का एक एक रेजिडियस वो जो है सम कर देंगे, वो दिस इज समीशन आर आई कहलाएगा। आई इज इक्वल टू 1 to n। आई को मैंने लिखने के लिए ये तरीक़ाकार अपनाया है और आयोटा और आई में डिफरेंस ये है कि ये आयोटा ऐसे लिखा जाएगा, आयोटा ऐसे और ये आई ऐसे लिखा जाएगा सारे के सारे में। और इस तरह से अगर आई फ्राम 1 to n समीशन लिया जाए सारे रेजिडियस का तो वो इधर लिखा जाएगा। और इसी तरह से ये सारी की सारी स्टेटमेंट है थ्योरम की। अगर हम ये स्टेटमेंट है और इनको प्रूव करने के लिए दो स्टेटमेंट्स और यूज़ करेंगे जो काशी फंडामेंटल थ्योरम के नाम से दो स्टेटमेंट्स हैं, कि कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास क्लोज्ड कंटूर हो तो उसका अगर इंटीग्रल लिया जाए तो वो उनके अलग-अलग पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है उन पॉइंट्स का अगर सम कर दिया जाए तो उसके बराबर होता है। और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम की दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर किसी भी क्लोज्ड कर्व पर फंक्शन एनालिटिक हो तो उस एनालिटिक अगर फंक्शन है तो उसके ऊपर इंटीग्रल लिया जाएगा तो वो इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो है काशी है, काशी का फंडामेंटल थ्योरम है दो, कि अगर एनालिटिक नहीं है जिन पॉइंट्स पर उन पर अगर उन सारी की सारी क्लोज्ड कर्व पर लिया जाए तो वो बराबर होता है सम ऑफ दिस इंटीग्रल, यानी कि उस अलग-अलग पॉइंट्स पर उसके ऊपर कर्व ड्रा की जाए और उस अलग-अलग पॉइंट के सम के बराबर होता है। दूसरे नंबर पे जिस पर एनालिटिक होगा उसका तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, जिस पूरी की पूरी क्लोज्ड कर्व पर अगर अंदर भी बाहर भी सब पर अगर इंटीग्रल लिया जाए तो वो 0 हो जाएगा। तो अभी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे पास हम ये क्लोज्ड कर्व ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं।
प्रूफ में हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें पता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी सब पॉइंट्स पर क्लोज्ड कर्व के अंदर भी और क्लोज्ड कर्व के बाहर भी, यानी कि क्लोज्ड कर्व के ऊपर भी सब पर फंक्शन एनालिटिक है एफ ऑफ जी। लेकिन चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एनालिटिक नहीं है। वो पॉइंट्स मैंने ले लिए Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है, बाकी सब पर एनालिटिक है, यानी कि बाकी सब पॉइंट्स पर एनालिटिक है, इसके ऊपर भी और इसके अंदर भी बाकी सब पॉइंट्स पर एनालिटिक है। लेकिन इन पॉइंट्स पर यानी Z1, Z2, Z3 सो ऑन Zn पर एनालिटिक नहीं है फंक्शन। तो लेट Z1, Z2 सो ऑन Zn बी n poles within C के अंदर ये n पोल्स हैं हमारे पास। तो फर्दर लेट कर लिया C1, C2 so on Cn be circles with center Z1, Z2 so on Zn respectively, and radius of every circle is r, यानी कि सेम है, सबका रेडियस सेम है और सिर्फ जो है ये सारे के सारे सेंटर्स डिफरेंट हैं। C1 सेंटर पर है, C2 सेंटर पर है, एस ऑन। तो इन सर्कल्स को इसके ऊपर कर्व के ऊपर ड्रा भी कर लेते हैं। ये सर्कल है रेडियस r का और Z1 इसमें सेंटर है, तो ये C1 सर्कल है। इसी तरह इसके ऊपर ये सर्कल है, तो इसका भी सेंटर, इसका सेंटर ये सर्कल जो है यानी कि जो कर्व है ये C2 है और सेंटर Z2 है इसका। और इसी तरह से ये भी है, तो ये भी सर्कल C3 है और सेंटर इसका Z3 है। ये सर्कल जो है, सर्कल या जिसको हम कर्व कह सकते हैं, ये Cn है और इसका सेंटर Zn है। और ये भी ख्याल रखना है ये सारे के सारे सर्कल्स और ये सेंटर आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, और ये ओवरलैप भी नहीं करेंगे और ये स्मॉल होंगे। नो r इज सो स्मॉल, r जो है वो सो स्मॉल है। आल्सो these lies between कंटूर C, और ये कंटूर C में लाई करते हैं। एंड these circles does not overlap, so by काशी फंडामेंटल थ्योरम हम काशी फंडामेंटल थ्योरम से ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल अलोंग C जो है f ऑफ z dz है वो बराबर होगा समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, और इसी तरह से इंटीग्रल सी आई और f ऑफ z dz,
ये पहले भी काशी फंडामेंटल थ्योरम की मैं स्टेटमेंट आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर काशी फंडामेंटल थ्योरम है तो अगर सारी कर्व पर एनालिटिक है लेकिन चंद पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है, जिन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है उन पॉइंट्स के लिहाज से यानी कि उनके ऊपर कर्व्स के ऊपर जो है हम सर्कल ड्रा करके उनके ऊपर इंटीग्रल ले लेंगे, उसका सम जो है इसके इंटीग्रल के बराबर होगा। और इसी तरह से ये भी मैंने कहा कि अगर फंक्शन एफ ऑफ जी, फाई ऑफ जी लिख लेता हूँ, अगर एनालिटिक है, एनालिटिक इन C1 अगर सेगा फाई ऑफ जी का तो वो बराबर 0 होगा, ये डी जी के रेस्पेक्ट से। तो ये भी हम पहले से जहन में रखें। और इसके अलावा अब देखें, ये मैंने सम की शक्ल में लिखा है तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रल अलोंग C1 एफ ऑफ जी डी जी प्लस इंटीग्रल अलोंग C2 एफ ऑफ जी डी जी प्लस सो ऑन, प्लस इसी तरह से आ जाएगा प्लस इंटीग्रल अलोंग CN एफ ऑफ जी डी जी। तो ये जो है इस तरह को मैंने अलग शक्ल में लिख दिया। इस पूरी की पूरी को क्वेश्चन 1 नाम दे दी, क्वेश्चन 1। अब इक्वेशन 1 है तो अब मैंने इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर मैं इसकी एक एक टर्म को कंसीडर करके निकाल लूँ, एक टर्म का सॉल्यूशन निकालता हूँ, बाकी सबको एज सो ऑन लिख दूँ तो लिखा जा सकता है। तो कंसीडर कर लिया मैंने, कंसीडर कर लिया इंटीग्रल अलोंग C1 एफ ऑफ जी डी जी, ये इंटीग्रल कंसीडर कर लिया। इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक विद इन and on the curve contour C except C1 except Z1 and so on Zn के अलावा बाकी पर कंटूर जो है वो, this implies f of z has pole of order n at z is equal to z1। ये z is equal to z1 ले लिया क्योंकि मैं c1 के अलोंग मालूम करना चाह रहा था। तो c1 के अलोंग मालूम करने के लिए मुझे z1 के अलोंग पोल लेना पड़ेगा। z1 के अलोंग पोल है, देन बाई लॉरेंट्स एक्सपेंशन, लॉरेंट एक्सपेंशन से मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ जी जो है वो बराबर होगा फाई ऑफ जी, एक एनालिटिक पार्ट होगा, एक जो है वही दूसरा पार्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है जिसमें पोल्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो फाई ऑफ जी प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और इसी तरह से बी आई, ये आई है, बी आई डिवाइडेड बाई z माइनस z1, क्योंकि पोल z1 के लिहाज से ले रहे हैं तो इसके z1, और किस ऑर्डर का पोल है, nth ऑर्डर का पोल है, तो इसका मतलब है ये i आ जाएगा, i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n है हमारे पास। तो nth टर्म में है तो इसका मतलब है n ऑर्डर का पोल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई ऑफ z प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n बी आई जिसको मैं इसको समेशन की शक्ल में लिखने लगा हूँ अलग-अलग करके, समेशन से काट के, ये आ गया b1 z माइनस z1 प्लस b2 z माइनस z2 z1 होल का स्क्वायर प्लस b3 z माइनस z1 होल क्यूब प्लस सो ऑन
n डिवाइडेड बाई z माइनस z1 रेज टू पावर n। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि ये फंक्शन एनालिटिक है। अब टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स पर इंटीग्रल ले लिया, तो ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल ले लिया, f ऑफ z dz आ गया, तो ये आ गया। और ये विद रिस्पेक्ट टू जो मैंने लिया है अलोंग c1, विद रिस्पेक्ट टू z अलोंग c1 इंटीग्रल ले लिया। c1 इंटीग्रल है f ऑफ z dz का, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल अलोंग c1 फाई ऑफ z प्लस इंटीग्रल b1 डिवाइडेड बाई z माइनस z1 अलोंग c1 dz। इसी तरह से प्लस इंटीग्रल अलोंग b2, ये c1 इंटीग्रल है c1 के लिहाज से, और ये आ जाएगा b2 डिवाइडेड बाई z माइनस z1 होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस इंटीग्रल अलोंग c1 bn डिवाइडेड बाई z माइनस z1 होल का होल रेज्ड पावर n। तो इस तरह से ये मैंने इंटीग्रल ले लिया। अब इंटीग्रल लेने के बाद अब मैं इनकी वैल्यूज़, सबसे पहले इसकी वैल्यू मालूम करता हूँ, फिर इसकी एज सो ऑन सब की वैल्यूज़ मालूम करूँगा। तो ये मुझे पता है कि अगर मैं एनालिटिक फंक्शन होगा, जो कि मैंने इधर पहले बताया फंडामेंटल थ्योरम में, कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन होगा तो उसका जिसमें एनालिटिक है, जिस इंटीग्रल के अलोंग, जिस कर्व के अलोंग, इंटीग्रल के अलोंग ये इंटीग्रल की डेरिवेटिव इंटीग्रल लेंगे तो वो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा हमेशा। इंटीग्रल लेंगे किसी कर्व के अलोंग तो वो ज़ीरो होगा जब फंक्शन उस सारे के सारे कर्व पर और उसके अंदर सब पर जो है अगर एनालिटिक है तो इस तरह से ये एनालिटिक है। ये हमारे पास फाई ऑफ z, ये एनालिटिक पार्ट है इसका लॉरेंट सीरीज़ का, तो ये एनालिटिक है, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो हो जाएगा सबसे पहले। इस इक्वेशन को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया, जिसमें मैंने c1 के अलोंग इंटीग्रल लिया था। तो अब ये इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये एनालिटिक पार्ट है, तो एनालिटिक पार्ट है तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ z इज़ एनालिटिक ऑन c1 पर एनालिटिक है, तो क्योंकि एनालिटिक पार्ट था तो इंटीग्रल अलोंग c1 फाई ऑफ z dz का लेंगे, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ये ज़ीरो हो जाएगा, बाई काशी फंडामेंटल थ्योरम। काशी फंडामेंटल थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब ये तो ज़ीरो हो गया, अब ये वैल्यूज़ सारी मालूम करनी है। सबसे पहले हम nth वैल्यूज़ मालूम करते हैं, फिर 1 वैल्यू मालूम करेंगे, बाकी सारी की सारी nth के ज़रिए से ज़ीरो हो जाएंगी ये वाली वैल्यूज़ का, क्योंकि ये रेजिड्यू b1 हमें पता है कि लॉरेंट सीरीज़ में b1 टर्म जो होती है वो इसका कोफिशिएंट जो होता है वो रेजिड्यू होता है। तो ये b1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है यहाँ से, और बाकी सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये b1 की वैल्यू आ जाएगी इधर से। तो यही मालूम करते हैं। सबसे पहले ये ज़ीरो हो गया, अब इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। नो अगेन कंसीडर, अगेन कंसीडर किया हमने इंटीग्रल अलोंग c1 b1 डिवाइडेड बाई z माइनस z1 रेज टू पावर n dz, ये कंसीडर कर लिया। कंसीडर करने के बाद अब मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन z माइनस z1 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ e रेज टू पावर r इंटू e रेज टू पावर आयोटा थीटा। z माइनस z1 को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी
कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक पैरामीटर लेकर आना चाह रहे हैं हम, तो आर, इसके अलावा आर और थीटा की शक्ल में लिख दिया। तो अब थीटा हमें पता है कि सर्कल में हमेशा, ये सर्कल हमने लगाए थे C1 C2 C3, तो सर्कल में हमेशा 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, यानी कि थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के दरमियान में होता है, यानी कि 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, और इसके दरमियान में होता है। ये हमें पहले पता है, ये लिमिट्स पहले पता हैं। इसी तरह से अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। z माइनस Z1 को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया r e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा। तो अब e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये dz आ जाएगा हमारे पास आयोटा r e आयोटा थीटा, क्योंकि इसका इंटीग्रल लेंगे आयोटा बाहर आ जाएगा, वो सेम का सेम इंटीग्रल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये d थीटा आ जाएगा। और इसी तरह से लिमिट आ गई 0 से 2 पाई, तो ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रल अलॉन्ग C1 bn डिवाइडेड बाई z माइनस Z1 रेज़ टू पावर n, और dz ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू 2 पाई bn डिवाइडेड बाई, ये चेंज कर दिया था r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, तो ये आ जाएगा, और रेज़ टू पावर n है। इसी तरह से dz किसके बराबर आया था, आयोटा r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा और d थीटा, ये इस तरह की शक्ल में चेंज हो गया। और ये हमें पता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये nth पावर आ गई, इंटीग्रल फ्राम 0 टू 2 पाई bn डिवाइडेड बाई r रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर आयोटा n थीटा आ जाएगा, और इसी तरह से आयोटा r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा और d थीटा। bn मैंने बाहर निकाल दिया, bn बाहर निकाल दिया, bn कांस्टेंट था तो bn बाहर निकाल दिया, और इसी तरह से बाकी बच जाएगा हमारे पास इंटीग्रल फ्राम 0 टू 2 पाई, ये r ऊपर चला जाएगा, इधर भी आयोटा है, आयोटा r रेज़ टू पावर, ये बन जाएगा 1 माइनस r 1 माइनस n, क्योंकि n पावर थी r की, तो 1 माइनस n, और इसी तरह से ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा 1 माइनस n रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर आयोटा 1 माइनस n, और ये साथ थीटा, क्योंकि थीटा के साथ 1 माइनस n था, तो ये 1 माइनस n नीचे से आया और ऊपर 1 था, 1 माइनस n थीटा हो गया, और इसी तरह से d थीटा। अब इसका इंटीग्रल लिया तो ये चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी, थीटा के अलावा वाली सारी चीज़ें, तो ये बन जाएगा bn और साथ r रेज़ टू पावर 1 माइनस n, और इसी तरह से अब इसका मैंने इंटीग्रल ले लिया, इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, और ये e रेज़ टू पावर आयोटा 1 माइनस n, और इसके साथ आ जाएगा थीटा और d थीटा। इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास bn r रेज़ टू पावर 1 माइनस n, और इसके साथ आ जाएगा, ये इंटीग्रल ख़त्म किया तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा 1 माइनस n थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस n आ जाएगा, और इसी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रल, और 0 टू 2 पाई लिमिट आ जाएगी। अब मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ, तो इसको भी बाहर ले आया, तो ये बन गया bn r रेज़ टू पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, और इसी तरह से इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर आयोटा 1 माइनस n, और साथ आ गया 2 पाई माइनस e रेज़ टू पावर 0, क्योंकि ये 0 था, मल्टीप्लाई होगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन गया, ये कोई किसी की पावर 0 लें तो वो 1 हो जाता है,
यहाँ पे जो वैल्यू है ई रेस्ट पावर 1, ये ई रेस्ट पावर 0, ये 0 हो जाएगी, और ई रेस्ट पावर आयोटा 1 माइनस n 2 पाई ये 1 हो जाएगी ई रेस्ट पावर 0। तो इसमें ये वैल्यू लिख दी गई। और फिर उसके बाद अब बी एन आर रेस्ट पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, ये वैल्यू। अब इसको एवेलुएट करते हैं। इसके लिए ई रेस्ट पावर आयोटा 1 माइनस एन 2 पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस्ट पावर आयोटा और ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई, और इसी तरह से ई रेस्ट पावर माइनस 2n पाई। तो ये लिखा जा सकता है। तो ये हमें पता है कि ई रेस्ट पावर आयोटा y हो तो उसको लिख सकते हैं cos y प्लस आयोटा साइन y, ये लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से इसको यूज़ करते हुए मैंने इसको लिख दिया cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, cos 2n पाई, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे आयोटा साइन n 2n पाई। तो अब ये ज़ीरो हो जाएंगे n पाई वाले, ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 1 इंटू 1 ये इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इस तरफ, और ये वैल्यू आ जाएगी, और बी एन, और इसके साथ आ गया हमारे पास ई रेस्ट पावर नहीं आर रेस्ट पावर 1 माइनस एन और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। ये इसके साथ ज़ीरो होगा तो ये सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारा ही ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब है इंटीग्रल अलोंग n लिया तो वो तो ज़ीरो हो गया। इंटीग्रल अलोंग c1 f ऑफ z नहीं, ये आ जाएगा इंटीग्रल अलोंग c1 bn डिवाइडेड बाई z माइनस z1 रेज़ टू पावर n, ये ज़ीरो हो गया। अब ये वाली टर्म तो हमारे पास ज़ीरो है। अब इसी तरह से n इज़ इक्वल टू 1 के लिए मैंने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैसे पहले की थी। z माइनस z1 की जगह पे ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा पुट किया था, ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, और b1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर r ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, और इसी तरह से dz की जगह पे आयोटा r ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा और d थीटा। तो ये कुछ इस तरह से बन गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले b1 बाहर आ गया, b1 बाहर आ गया और आयोटा भी बाहर आ गया, और इंटीग्रल फ्राम 0 टू 2 पाई, ये r से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैसे ही 1 रह गया। तो अब इसका इंटीग्रल लेंगे तो थीटा आ जाएगा b1 आयोटा और ये थीटा 0 टू 2 पाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, b1 आयोटा और ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो ये आ गया b1 2 पाई आयोटा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई आयोटा और b1। ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रल अलोंग ये c1 था, इंटीग्रल अलोंग c1 b1 डिवाइडेड बाई z माइनस z1 dz, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो इसी तरह से मैं पहले nth वाली वैल्यू मालूम कर चुका हूँ, जिसके लिहाज से हमें पता है कि वो ज़ीरो थी। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो कि हमारे पास थी f ऑफ z इंटीग्रल अलोंग c1 f ऑफ z dz, जिसमें फर्स्ट एनालिटिक होने की वजह से ज़ीरो हो गई थी टर्म, जिसको मैंने क्वेश्चन 2 का नाम दिया था क्वेश्चन 2। तो दूसरी टर्म जो थी
वो ये अब अभी हमने फाइंड किए है 2 पाई आयोटा b1 बन जाएगी, तीसरी टर्म ये भी ज़ीरो हो जाएगी, सो ऑन ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास C1 f ऑफ z dz वो बराबर आ गया 2 पाई आयोटा b1 के। ये आ गया फर्स्ट टर्म के लिहाज से। तो इसी तरह से ये हमें पता है b1 किसके बराबर होता है, b1 इज़ द रेजिड्यू एट पोल Z1 के लिहाज से रेजिड्यू एट पोल हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पाई आयोटा R1, तो R1 लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। तो इसके बाद तो सिमिलरली ऐसे ही ये अलोंग C1 से लिया था C2 भी 2 पाई आयोटा R2 के बराबर आ जाएगी। C3 इंटीग्रल लेंगे अलोंग C3 वो 2 पाई R3 के बराबर आ जाएगी, एज सो ऑन। तो इन सब को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो कि ये थी इंटीग्रल अलोंग C f ऑफ z dz। तो ये C1 के अलोंग प्लस C2 के अलोंग इंटीग्रल अलोंग C1 f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रल अलोंग C2 f z dz प्लस सो ऑन प्लस इंटीग्रल अलोंग Cn f ऑफ z dz। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे 2 पाई आयोटा R1 प्लस 2 पाई आयोटा R2 प्लस सो ऑन प्लस 2 पाई आयोटा Rn। इन सब को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल अलोंग C f ऑफ z dz, जो के बराबर आ जाएगा 2 पाई आयोटा समिशन I इज़ इक्वल टू 1 to n R I। तो आज तक के लिए इतना ही, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।